जय हिंद। और आज काफ़ी समय का कुछ दिनों बाद हम लोग अपने सामने हुए हैं। थोड़ा सा काम चल रहा था, इसके कारण से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। कल अभिनेशन ने क्लास ली थी, आज हमारी क्लास है। और चूँकि हम लोग जो अभी हम लोगों ने का वो कार्यक्रम कंप्लीट नहीं हुआ, जो कि आधुनिक भारत का एक पार्ट था, जिसको हम क्रमबद्ध तरीके से बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। और जैसा कि सुनने को भी आ गया है अब कि पुलिस के लिए देरी ज़्यादा नहीं है, सुगबुगाहट, चूँकि हम ये तो काफ़ी समय से सुन रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा ऑथेंटिक आने वाला है, ठीक है। बस ये बात है कि जिन बच्चों को लग रहा हो कि काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हो, घर पर बैठ गए हैं, तो बेटा आप पीछे हो चुके हो। और जो लोग बेटा अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सारे बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको सबको पता है कि हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही सेम तरह से अपने हिसाब से चल रहे हैं, और एक अलग तरीका है, दोनों प्रकार की चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्लासों की हम बात करें कि कहाँ कहाँ पर कैसी क्लासेस चल रही हैं, तो सबको पता है कि पुखराया में आपका 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, और पुलिस की बैचेस की 4 घंटे की बैच है, नॉन स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अकबरपुर की बात करें तो 7:30 बजे से बैच स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर हम बात करें रूरा की, तो वहाँ पर 9 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो रूरा वाले बच्चे जहाँ पर जिनको अगर जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आपको शायद पता है कि जिस बिल्डिंग में अपनी पहली क्लासेस थी वहीं पर प्रतिस्थापित हो चुकी हैं। आप आ सकते हैं और क्लासों को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। और कल की क्लासों का भी शेड्यूल आपको पता है। कल की क्लासों में जो मैराथन क्लास रहेगी, तो सभी ब्रांचों में 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट होंगी। आर्मी स्पेशल जो बैच लग रहा है वो 12 बजे से है, और इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हम लोग अगर हम आधुनिक भारत पर चलते हैं बिना समय लगाए, तो देखते हैं कि हम लोगों के सामने आज बहुत अच्छा चैप्टर है जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग के पहले जो उसका एक जिसका कारण बना था जलियांवाला बाग, वो था रोलेट एक्ट, नो अपील, नो वकील, नो दलील। तो वो एक्ट आपके सामने आ चुका था। आपने देखा था सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को इस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में दिल्ली में एक आंदोलन की प्रारंभ किए गए थे। गांधी जी भी दिल्ली ही जा रहे थे, और हरियाणा के आसपास वो गिरफ्तार कर लिए गए थे, ठीक है ना। तो आज हम चलते हैं उसके अगले पड़ाव में कि किस प्रकार से एक निर्मम हत्याकांड को जन्म दिया गया। जो लोग ये बोलते हैं ना कि अंग्रेज़ों का शासन बहुत अच्छा था, तो देखिए आप लोग भी धरना प्रदर्शन करते हैं, हम लोग को स्वतंत्रता प्राप्त है कि हम लोग निशस्त्र आप अपनी बातों को सम्मुख रख सकते हैं। आप किसी प्रकार से अगर आपको बात सरकार के सम्मत से रखनी है, कोई भी बात करनी है, तो आप शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातों को कहिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने हिंसा आपके अंदर प्रवेश हुई तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ तो कोई भी हिंसा नहीं थी, बहुत शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखा जा रहा था। लेकिन चलिए देखते हैं हुआ क्या था। तो कहानी यहाँ से है कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद जनरल ओडायर को बुलाया गया, चूँकि उनको ये स्थिति के बारे में पहले से ही ज्ञात था, उनका जन्म यहीं पर हुआ था, ठीक है ना। और जनरल डायर को बुलाया जाता, तो यहाँ पर जनरल डायर की थोड़ी सी गलती जो हमको लग रही है, वास्तव में ये था कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डिसीज़न लेना था, ऐसा डिसीज़न की गोलियाँ आपको चलवानी थी, उसके पहले आपको सूचना देनी चाहिए थी। लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के आप देखिए इन्होंने गोली चलवाने का आदेश दे दिया। स्टोरी आप पूरी पहले सुन लीजिए, इसके बाद आपको हूबहू ऐसा ही नोट डाउन कर लेना है। अब हुआ क्या है यहाँ पर, जैसे ही गोलियाँ चलाई गई, तो अब आप देखिएगा कि एक ऐसा मैदान जिसकी चारों दीवारें पैक हैं, उसके अंदर भारतीय हैं, कुआं है, पीपल का पेड़ था, निर्मम गोलियां चलाई, कहीं से कोई निकलने का रास्ता नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि लोगों ने अपने जान को बचाने के लिए वो जो कुआं था, जो पानी पीने के लिए एक साधन था, उस कुएं में कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। लेकिन बेटा कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि पानी कम था, खून ज़्यादा था। अब आप समझ सकते हैं कि वो कितनी भयावह स्थिति होगी। अगर आप एक कल्पना करके भी सोचें, थोड़ा सा आंख बंद करके सोचें कि आप ऐसे स्थान से घिरे जहाँ पर निकलने का कोई मार्ग नहीं, सामने केवल मौत दिख रही है, ठीक है, तो वो कैसी कंडीशन हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि
ये जो हत्याकांड चल रहा था, इसे मैं हत्या ही कहूँगा बेटा, और हत्याकांड जो चल रहा था तो इसी हत्याकांड को एक बालक देख रहा था। हमने बताया भी था, अपनी नग्न आँखों से पीपल की जो डाल होती है उसमें फंसा था बेटा, पीपल जो फटा होता है उसमें फंसा था। उधम सिंह की बात कर रहे हैं, आपको पता है। उधम सिंह जो इसे नग्न आँखों से देख रहा था। आप आज देखिए कि अगर हम लोगों के अंदर और उस समय के जो लोग थे, जो हम लोग कंपेयर करने लगते हैं, थोड़ा सा वेट करिए और ये देखिए कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं आज के लोगों से और उस समय के लोगों से, कहाँ किस हद तक सही है, जहाँ पर संसाधनों का अभाव भी है। एक बालक देख रहा है और बालक, आप ये देखिए कि बालक ने उस नग्न आंखों से वो डायर को देख रहा है कि किस प्रकार से वो गोली चलवाने का लगातार आदेश दे रहा है। जनरल ओडायर को देख रहा है और यहीं पर वो अपने आप पे प्रतिज्ञाबद्ध होगा कि आज नहीं तो कल बेटा हम इसका बदला जरूर लेंगे। और यही हुआ भी। आप देखिए कितने वर्षों तक, लगभग आप देखिए 16 वर्षों तक घूमता रहा, इधर उधर घूमता रहा। अफ्रीका भी गए, अमेरिका भी गए। आपको तो केवल ये नहीं कि केवल एक क्षेत्र में, मतलब नाम बदल बदल के जा रहे हैं और अंततः पहुंच ही गए लंदन, जहां पर 1940 की घटना है। सभागार का आयोजन किया जा रहा था, वहां पर माइकल ओडायर आए थे। माइकल ओडायर चूँकि इस समय गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे वो आए तो एक कहानी हम लोगों ने बचपन में देखी थी, अब ये कहानियाँ थोड़ी सी विलुप्त हो गई। पहले ये सब चीज़ों का बहुत था ताकि लोग देखें, समझें और इससे प्रेरणा लें। एक पुस्तक के अंदर उन्होंने बंदूक को लेकर रखा था और जाके अंततः उनको हिट कर दिया। हालांकि उन्हें फांसी की सज़ा मिली, लेकिन आप ये देखिए कि एक बालक जो है वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उसने कितने वर्षों तक वेट किया। और एक हम हैं कि अगर हम लोग प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हमको इस लक्ष्य को पाना है तो हमसे एक साल भी, देखिए उधम सिंह से और कुछ नहीं सीखना। अगर उसने चूज़ किया था कि हमको ये पाना है तो वो 16 साल तक लगा रहा, 16-17 साल तक लगातार मेहनत करता रहा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों के लिए अगर हम लोग चूज़ कर लेते हैं कि यार पुलिस बनना है या फिर कुछ भी बन रहा है, तो हम लोगों को एक साल भी हम लोग तैयारी लग के नहीं करते हैं। आना जाना आना जाना आना जाना। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, आज वो इतिहास बन चुका है। आप ये सोचिए कि क्या आप इतिहास में अपना नाम किस प्रकार से रखना चाहेंगे, उधम सिंह बनना चाहेंगे या फिर और कुछ, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे, आपको केवल इतना नोट करना है कि देखिए हमने पूरी बातें लिख दी हैं कि सत्यपाल और किचलू के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ, ठीक है। लेफ्टिनेंट ने गोली चलवाने का आदेश दिया। लेफ्टिनेंट आप देखिए सामने लिखा हुआ है, नोट करते जाइएगा। CF एंड्रयूज जो सब पत्रकार था, उसने सीधा इसने कह दिया कि ये जो भी कांड है ये जानबूझ के किया गया है, चाहते तो इसको रोक सकते थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पहले से ही प्री प्लानिंग थी कि हमको गोली चलवानी है, 100 to 100% चलवानी है, सोची समझी चाल थी, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर, चूँकि हमने आपको बताया था कि प्रारंभ में थोड़ा सा इन्होंने जो भी एक अपने अंदर से भावनाएं प्रदर्शित की वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की ओर झुकी रहती थी, लेकिन एक ऐसा हत्याकांड हो चुका है जहां पर अब ये भी विवश हैं और अंततः इन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। ये प्रश्न आपके पेपर में कई बार आया है, इस प्रश्न को बेटा अच्छे से नोट करिएगा। नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी है? तो नाइटहुड की उपाधि बेटा किसने त्यागी? आपको रविंद्रनाथ टैगोर। जो दूसरा प्रश्न इसमें लगातार ट्रेंड कर रहा है शंकर नायर के ऊपर, ठीक है ना, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था? तो शंकर नायर थे। थोड़ा सा अगर हम इसको बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगर हम शंकर नायर की बात करें कि शंकर नायर कौन थे बेटा, ये ऑलरेडी एक वकील थे और वकील के बारे में बात करें 1907 की बात कर रहे हैं तो एडवोकेट जनरल, एक मिनट, एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे, याद रखिएगा। मद्रास 1907 में मद्रास हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्त होने वाले पहले थे वही शंकर नायर। और याद रखिएगा ये 1915 में वायसराय की कार्यकारिणी में चुने गए थे, जिन्होंने इस बात से दुखी होकर कि इस प्रकार की हत्या ठीक नहीं है और उन्होंने तुरंत त्यागपत्र दे दिया। अब यहाँ पर बात ये आ गई है कि जब ये कांड हो चुका है तो वही बात जो हर बार होती है कि अब जांच होगी।
जांच होगी तो जाहिर सी बात है कि जो अंग्रेज हैं वो अपनी एक कमेटी बनाएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस समय मार्शल लॉ लागू था और मार्शल लॉ लागू होने की कंडीशन पर इस प्रकार के सभागार का आयोजन ठीक नहीं था। जो भी किया गया वो सही किया गया, लेकिन हम लोग इस बात को दिखाने की कोशिश करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमने कोई भी हिंसक वारदात नहीं की, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया, हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रख रहे थे। अगर ऐसी कोई भी बात थी तो आपको हमारे सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जांच कमेटी में क्या क्या बातें हुई और इस जांच कमेटी का क्या सिस्टम है। तो जांच कमेटी जो दो तरफ से बनी है, आप देखिए इसी प्रकार से बेटा आप भी नोट करेंगे। अंग्रेज़ों की ओर से हंटर, यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना होइएगा, एक हंटर आयोग है, एक हंटर कमेटी है। जब आयोग की बात करेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा की बात चल रही है, लेकिन हंटर कमेटी की बात करेंगे। हाँ, ये प्रश्न अभी तक नहीं आया हुआ है कि हंटर कमेटी में कुल कितने लोग थे। बेटा कुल 8 लोग थे, आप याद रखिएगा, ठीक है। हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1920 में सौंपी थी, याद रखिएगा। और 1920 में क्या सौंपना है, सबको पता है कि ओडायर को निर्दोष साबित किया जाएगा। आपको हम बता दें कि निर्दोष तो साबित किया ही जाता है, साथ ही साथ जब वो अपने वापस लंदन पहुंचता है तो उसे 2600 पाउंड, याद रखिएगा, प्रदान किए जाते हैं इसलिए कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। यही नहीं, मानकित जो तलवार की उपाधि है वो भी इसको प्रदान की जाती है और उसे साम्राज्य का रक्षक बताया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये सारी चीज़ें उसके साथ होती है। आप देखिएगा कि उसको इसके लिए इनाम मिला है कि उसने बहुत अच्छा किया। और क्यों ना मिले, क्योंकि उसने वो किया जो वो चाहते थे, ठीक है ना। आप यहाँ पर भारतीयों की बात की जाए तो ये प्रश्न का है, तहकीकात कमेटी का गठन किया गया। अध्यक्ष कौन थे बेटा, मालवीय जी थे। ये प्रश्न आ चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिप्रेक्ष्य में भारतीयों द्वारा कौन सी कमेटी का गठन किया गया है, तो तहकीकात कमेटी। और अध्यक्ष कौन थे बेटा, मालवीय जी। हमको ये भी देखना है कि और इसमें कौन कौन शामिल थे। तो ऑलरेडी जो वकील वर्ग है टोटल शामिल था, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, तैयब जी, जयकर, ये ऑलरेडी जितने भी वकील थे शामिल थे, लेकिन कोई भी मतलब नहीं था। हम लोगों ने लाख कहा कि ये गलत है, लेकिन चूँकि सारी शक्तियाँ, सारे पावर, सब कुछ उन्हीं के पास है, तो वो तो वैसा ही होगा जैसा वो चाहेंगे, और वही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक प्रश्न नहीं आया। जब ये हो गया तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हमेशा शांत ही एक रास्ता नहीं होता है। इस कारण से थोड़ा सा आप देखेंगे कि पंजाब में चमनदीप, यहाँ पर एक इसी के बाद डंडा फौज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डंडा फौज का गठन करेंगे, ठीक। और इस प्रकार से एक ऐसा कांड यहाँ पर बेटा आप लोग को ये याद रखना, जो डेट हम बोल गए हैं, उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या कब की, 1940 डेट कहीं पर लिख लीजिएगा। एक ऐसा जो इतिहास के पन्नों में आज भी जाना जाता है, जाना इसलिए नहीं जाता है कि हत्या हुई, जाना कई कारणों से जाता है। आप एक चीज़ देखिएगा कि ये हमको क्या सिखाता है। यहाँ पर उधम सिंह का वो त्याग, आपको बता दें कि हम लोग आजकल छोटी छोटी बातों पे, नामों पे लड़ जाते हैं, नामों पे लड़ जाते हैं, हम ये हैं, तुम वो हो, हम वो हैं। शिक्षित वर्ग के लिए ये शोभायमान नहीं होता है। आप बहुत एक चीज़ देखिए कि इस देश के लिए ये जो बच्चा है उधम सिंह, जब ये पकड़ा गया था तो इससे जब नाम पूछा गया तो इसने ये बताया ही नहीं कि मेरा नाम उधम है, क्योंकि इसकी वास्तविक आईडी थी ही नहीं। वो हमने आपको नाम बताया, किसका नाम बताया, जब से पूछा गया कि आप की जो आईडी, इसमें तो कुछ और लिखा है, इसमें उस पर लिखा हुआ था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। आप समझ रहे हैं कि राम वो जो हिंदू मारे गए थे, मोहम्मद वो जो मुस्लिम मारे गए थे, सिख वो जो सिख मारे गए थे, और आज़ाद क्योंकि मेरा देश आज़ाद है। आप समझ सकते हैं कि एक नाम को अपना उसने एम बना लिया। पहले यही था, जैसा नाम वैसा काम। आजकल के नामों का तो अर्थ ही निकालना बहुत मुश्किल है ना। नाम का माइकल है ना, विदेशी नाम रख रहे हैं, कुछ दिन बाद टाइगर, समझ में नहीं आ रहा कुत्ता है कि तुम हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चीज़ देखेंगे कि आप त्याग देखिए, एक नाम उद्देश्य बनाया कि उसने नाम क्यों बनाया, वो कुछ और भी कर सकते थे। नाम इसलिए बनाया ताकि सो ना सके, लगातार लगा रहा कि हमको छोड़ना नहीं है,
हम लोगों के भी ऐसे नाम रखते हैं, हमारे गार्जियन पहले रखते थे, ठीक है ना, जो वो नाम थे कि अगर उन्होंने कोई भी नाम रखा तो नाम आपके गुणों के अनुसार होते थे और उन गुणों की पूर्ति ही माता पिता चाहेंगे कि आप करें। आपको जो भी नाम माता पिता ने दिया उससे अच्छा कोई दूसरा नाम नहीं है, ठीक है ना। ये जो आजकल आ रहा है ना सब नए नाम, बाबू सोना, ये सब नश्वर है, कुछ दिन बाद सब समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं तो अगला जो आपके सामने है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है ना। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पे थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि इसको हमने बोला था कि इसको हम समझाते हुए आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो मॉन्टेग्यू के बारे में आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश संसद से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आप 1919 पढ़ने के पहले अगर आप इसकी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करिए कि मॉन्टेग्यू क्या 1919 में आया था, जो कि भारत सचिव के रूप में आया था। चेम्सफोर्ड आपको पता है उस समय भारत के वायसराय थे। तो यहाँ पर मॉन्टेग्यू को भेजा गया था। भेजा जाने के केवल एक कारण नहीं, कई कारण थे। ये भेजा अभी नहीं गया है कि आप ये सोचे कि 1919 के कारण भेजा गया ना। आप देख रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हो चुका था और उस पर लगातार भागीदारी ब्रिटेन की चल रही थी। कहीं ना कहीं ब्रिटेन की आर्थिक स्थितियाँ भी गिर रही थी, तो वो ये भी सोच रहा था कि यार कहीं ना कहीं हम पैसे की बचत करें, कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा करें कि जिसके कारण थोड़ा सा हमको आराम है। तो एक बहाना है। बहाना क्या है कि हम कुछ सही करने जा रहे हैं, हम रेगुलेट करने जा रहे हैं। तो भेजेंगे किसको? ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे जिसको भारतीयों को स्वीकार करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो। और ये वास्तव में जो मॉन्टेग्यू है, ये बहुत अच्छे समझिएगा बेटा, ये ब्रिटेन संसद में जो है वह लेबर पार्टी का सदस्य है। और लेबर पार्टी मतलब मजदूर पार्टी, और जहाँ पर भी लेबर शब्द लगता तो हमको लगता था ये हम ही हैं, हमारे जैसा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी भावनाएं मिल जाती हैं हम लोगों की, है ना। जैसे कि कानपुर वाले अगर ट्रेन पे जा रहे होते हैं, जहाँ थोड़ा सा बोलते हैं अबे यार या भाई जी, इस टाइप के वर्ड बोला तो कानपुर वाला जहाँ कोई दो चार लोग बैठे कहते हैं यार अपना बंदा आ गया यार, थोड़ी सी अंदर फीलिंग अच्छी होती है, भले वो कैसा हो, ठीक है ना। एक चीज़ तो समझ लीजिए कि अच्छे कामों के लिए नहीं आए हैं, ठीक है ना। सुधार वो करने नहीं आए, सुधार अगर किया होता तो शायद आज ये कंडीशन ना होती, उनको हटाना ना पड़ता। ये 1917 में ही भेजे गए थे, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के थे पीएम लॉयड जॉर्ज। तो प्रधानमंत्री की जो थे उस समय लॉयड जॉर्ज, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जाइए और थोड़ा सा हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि कुछ ऐसा सुधार करिए जो ब्रिटेन के हित में हो, भारतीयों के हित में नहीं है, भूल जाइए आप। हाँ, भारतीयों को ये लग रहा है कि लेबर पार्टी से कोई बंदा आ रहा है तो शायद कुछ हमारी बातें सुन लेगा। ये आपकी कन्फ्यूज़न है। इस चीज़ को अभी आप देखिएगा दूर होने वाली है आपकी कन्फ्यूज़न। हाँ, उस चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा कि ये बात बिल्कुल सही है। आपको ये लग रहा है कि लेबर पार्टी का है, लेकिन ये अपने काम से मतलब से भेज रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन के थोड़ा सा जो हम खर्चा गलत जगह पर कर रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करिए। और हमने आपको एक क्लू दे रखा है कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन आई, कोई नई चीज़ शामिल करना होता उनको ना, तो सबसे पहले एक समिति बनाएंगे और उस समिति में एक भारतीय को शामिल जरूर करेंगे। आप देखिएगा 1909 का मिंटो मार्ले एक्ट आ रहा है, लेकिन उसके पहले आप देखेंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय जो शामिल हो चुके हैं। ये इनकी आदत थी। कारण क्या कि अगर आपके लोगों को ही शामिल कर लेंगे तो कहीं ना कहीं ये लगेगा भैया आपके लोग ऑलरेडी शामिल थे तो आपको विद्रोह करना ही नहीं चाहिए, और वहाँ पर यही हो रहा है। ये एक समिति बनाएगा, एक समिति बनाएगा और उस समिति में कुछ लोगों को शामिल करेगा, जैसे कि ड्यूक होते हैं, भूपेंद्र नाथ बसु, हमने बोला था ना भारतीय, है ना। तो ये लोग सब शामिल, ड्यूक को शामिल कर लेगा, भूपेंद्र नाथ बसु को शामिल कर लेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको भारतीयों से मतलब है कि किस भारतीय को शामिल किया था, भूपेंद्र नाथ बसु। और एक घोषणा पत्र रखा जाएगा इसके द्वारा 1917 में ही, और उस घोषणा पत्र में पहली बार उत्तरदायी शासन की बात की जाएगी।
उत्तरदायी शासन का मतलब होता है कि जो भी चुना जाएगा वो सीधे, याद रखिएगा, किसके प्रति उत्तरदायी होगा? जनता के प्रति होगा। मतलब जनता से ही आपका चुनाव होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जो चुनता है वही उसी के प्रति उत्तरदायी। ये दिखावा है केवल। यही लोग जो रिपोर्ट लाएंगे वही रिपोर्ट जिसमें पहली बार उत्तरदायी शासन की बात की जाएगी, यही रिपोर्ट याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1919 की आधारशिला बनेगी। इन्हीं के द्वारा लाई गई रिपोर्ट। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यही एक अधिनियम था। जब ये अधिनियम 1919 आया है तो यहाँ पर भी मतभेद होगा, और मतभेद किस में हो रहा? कांग्रेस में। जो पहली बार 1907 में विभाजन होने का कारण वो स्वयं थे। यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1919 को लेकर कांग्रेस के दो मतभेद हो जाएंगे अलग अलग। आप देखेंगे कि पहली बार जब 1907 में हुआ था, बहुत अच्छे से समझिएगा, पूरी चीज़ों को हमको समझना है। जब 1907 में हुआ था तो इसमें क्या हुआ था? उदारवादियों ने किसको अलग, खुद ही अलग कर दिया था। किसको बेटा? उग्रवादियों को। ये बात हमने आपको बताई थी। अध्यक्ष, आप तुरंत हमको कमेंट्स करेंगे कि अध्यक्ष कौन थे बेटा 1907 में, और मिलने वाली भी डेट हमको जरा बता दीजिए कब मिले थे। लेकिन 1919 में इसी घोषणा पत्र को लेकर, ठीक है ना, दोनों में दिक्कत हो जाएगी। जहां देखेंगे आप, देखिएगा, उदारवादी कहेंगे नहीं बहुत अच्छी व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं, उत्तरदायी शासन होना चाहिए। वहीं पर जो तिलक जी होंगे वो कहेंगे ना गलत है ये। तो इसी बात को लेकर याद रखिएगा पुनः विभाजन हो जाएगा। इसी बात को लेकर यहाँ पर देखिए विभाजन कैसे हो रहा? उदारवादी स्वयं चले जाएंगे। पहली बार में उग्रवादी अलग हुए, इनको हटाया गया था। लेकिन यहाँ से देखिएगा इसी के विरोध में उदारवादी स्वयं कांग्रेस छोड़ देते हैं। ठीक है, इसी के विरोध में। और राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना करते हैं। संघ की स्थापना करते हैं। लेकिन जिस प्रयास के लिए उसको भेजा गया था, देखिए अब आप यहाँ पर बताइए क्या हुआ है। थोड़ा सा विचार करिए कि वो इन लोगों का हमेशा काम रहा, फूट डालो राज करो, ऐसी कोई चीज़ लेके आओ ताकि तुम दोनों लड़ जाओ। उन्होंने क्या पाया? उनको जो आना था वो अगला आने वाला भारत शासन अधिनियम 1919। वो जिस उद्देश्य से मॉन्टेक्यू को भेजा गया था वो उद्देश्य पूरा होगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन आप देखिएगा उस उद्देश्य की पूर्ति में उनका इनडायरेक्टली दूसरा काम हो रहा है, फूट डालो राज करो। कर्जन की नीति यहाँ पर फिर सफल होने जा रही है और हम लोग किसी मुद्दे को लेकर फिर से अलग हो जाएंगे। और ये सच्चाई हम लोग जानते हैं कि अलग होकर हमको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलना है अलग होकर, क्योंकि यही तो वो चाहते हैं कि हमारी संपूर्ण शक्ति एक साथ हो ही ना पाए। जब आप स्वतंत्रता 1942 आप भारत छोड़ो देखेंगे तो भारत छोड़ो में क्या था? कोई अलग नहीं था, सब अपने स्तर से काम कर रहे थे। भारत छोड़ो अलग की बात है, लेकिन वहाँ पर एकता आपको दिखेगी। भले ही बड़े नेता ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अंदर हैं, लेकिन पूरा देश एक था। और यही एकता लोगों के लिए दिक्कत थी, अंग्रेजों के लिए दिक्कत थी, और आज भी यही चीज़ है। तो किसी एक कारणवश बेटा अलग नहीं होना, जो भी है देखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 आया है। 1919 प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। आप देखते थे कि इसके पहले अगर हम बात करें कि केंद्रीय विषय क्या थे, प्रांतीय विषय क्या थे, तो हमने आपको बता रखा है। केंद्रीय विषय आयात निर्यात, रक्षा, व्यापार संबंधी चीज़ें, ये सब केंद्रीय विषय थे।
ठीक है ना। जब हम प्रांतीय विषय की बात करेंगे तो प्रांतीय विषय में क्या था, स्थानीय सुशासन, शिक्षा, उद्योग, कृषि। तो इन्हीं प्रांतीय जो प्रांतों में था, इन्हीं में से कुछ चीज़ों को स्थानांतरित किया गया था। और दिमाग लगाइए, वो स्थानांतरित क्या करेंगे, वो वही करेंगे जिसका वो खर्चा वहन नहीं करना चाहते। वो ये देखो, स्टार्टिंग में उन्होंने खर्चा क्यों वहन किया, क्योंकि उनको उससे लाभ लेना था। शिक्षा पे उन्होंने पैसा क्यों लगाया, क्यों वुड डिस्पैच लाए, क्योंकि उन्हें बेटा चमड़ी के काले लेकिन याद रखना अंदर से गोरे व्यक्ति चाहिए थे, ताकि वो उन्हीं का हुक्म माने। और वो उस पे वो सफल हुए, उस पर वो सफल हुए। जब उनको लगा कि नहीं सफल हो रहा है तो उन्होंने हंटर आयोग लिया और प्राथमिक शिक्षा मतलब पहले से ही जोर करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद आप ये देखेंगे कि अगर कृषि हमको दे दिया, तो कृषि तो आप चौपट करे बैठे थे ना, कुछ बछोड़ी कहाँ रहे थे। जब देख लिया कि अब कुछ नहीं है, वो नहीं चाहते थे कि शिक्षा का काम हम देखें। स्थानीय सुशासन आपने हमको दे दिया, छोटे मोटे काम आपने हमको दे दिए, ठीक है ना। हाँ, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न बनता है बेटा, ये जो प्रश्न अभी तक बना नहीं है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू हुआ था, तो प्रारंभ में कितने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, इस बात को नोट कर लीजिएगा। द्वैध शासन जो लागू किया गया था, याद रखिएगा 8 प्रांतों में लागू किया गया था। और याद रखिएगा ये द्वैध शासन जो है ये 16 वर्षों तक चलेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, 16 वर्ष का मतलब 1900 याद रखना 20 से लागू होगा। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग रखो। भारत शासन अधिनियम 1919 लागू कब हुआ, तो अगले वर्ष। हमने हमेशा बताया कि कोशिश ये होता है कि अगले ही वर्ष लागू होता है। जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू कब हुआ, 2020, उसी प्रकार। और ये 16 वर्षों तक मतलब कि 1936 तक चला है, ये याद रखिएगा। अगर सन पूछे, कुछ बच्चे हो सकता है ये दिमाग में बैठे हो कि भारत शासन अधिनियम 1935। बेटा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कि प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, लेकिन ये तुरंत नहीं लागू हुआ था, ये लागू करने का प्रावधान आया था। इस पर आपको विशेष नजर रखी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, इसको बहुत अच्छे से नोट करना। प्रांतों में द्वैध शासन किसके तहत लागू किया गया, भारत शासन अधिनियम 1919 का। कितने प्रांतों में, 8 प्रांतों में। कितने वर्षों तक चला था, 16 वर्षों तक। कब लागू हुई थी, 1920 में लागू हुई थी। और कब समाप्त हुई थी, 1936 में। अगर आप किस अधिनियम के तहत, तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। हम इस पर डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो ये है आज आपके सामने जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी, ठीक है ना। ये पूरा मैटर आप नोट कर लेंगे इसी प्रकार से। हालांकि आज थोड़ा सा टाइम का अभाव था, इसका हमने इसको नोट्स पे कंप्लीट नहीं किया। कल आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको समझाना था। कल आप चलेंगे हमारे साथ, बाकी जो चीज़ें छोटी छोटी बची हुई हैं, शायद खेड़ा बचा हुआ है, अभी थोड़ा डेटों का हो गया। अहमदाबाद मीर गांधी जी की पहली भूख हड़ताल, इसके बाद असहयोग आंदोलन। ये टॉपिक थोड़ा सा बीच में बचा हुआ था, इसलिए हमने सोचा इसको भी आज कंप्लीट करा दिया जाए, ताकि कोई भी टॉपिक हमसे मिस ना होने पाए। कोशिश हमारी यही रहे। अगर आप देखिएगा, हमने बताया था कि असहयोग आंदोलन के बाद आपको पूरा जितना इसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी क्वेश्चनों की, इन क्वेश्चनों को लाया जाएगा। आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।